चलो, कल तक कहां से क्वेश्चन किए थे इसमें? आज शुरू करेंगे यहां से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। क्या कह रहा है पहला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑनलाइन टूल्स यूज फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइंड मैप। ठीक है, तो जब आप टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे तो एक क्या है? माइंड मैपिंग। क्या है? एक माइंड मैपिंग टेक्निक्स। इसके बारे में पढ़ते हैं, माइंड मैपिंग। अब ये माइंड मैपिंग टेक्निक्स क्या होता है? तो कहा जाता है कि कोई जैसे चित्र के माध्यम से पढ़ा, नहीं कोई चीज आप कोशिका पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए सेल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? कोशिका, सेल के बारे में पढ़ा रहे हैं। सिर्फ आप सेल लिख दें या सेल का फिगर बना दें, मान लीजिए इस तरह का, दोनों में अच्छे से कौन समझ में आएगा? किसी बच्चे को सेल पढ़ाना है तो सिर्फ आप सेल लिख दे कोशिका और उसके बारे में बताना शुरू करें, या कह रहा है कि अगर उसका हम पिक्चर्स बना दे तो ज्यादा कौन समझ में आएगा? पिक्चर समझ में आएगा। तो कहता है कि माइंड मैपिंग टेक्निक्स एक ऐसी टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी चीज को फिगर्स के माध्यम से क्या करते हैं? समझाते हैं। क्या करते हैं? फिगर्स के माध्यम से समझाते हैं। तो बोला कि फिगर्स के माध्यम से समझाने के लिए माइंड मैपिंग, फिगर्स के माध्यम से समझाएंगे तो माइंड मैपिंग होगा। उस माइंड मैपिंग के लिए कौन कौन सा ऑनलाइन टूल्स यूज किया जाता है एक टीचर के द्वारा? जो जब टीचर यूज करेगा तभी ना पता होगा उसको। ठीक है, तो कह रहा है गूगल, फ्लिपग्रिड, माइंड मिस्टर, गूगल फॉर्म्स, माइरो। इसमें से किसी एक का नाम सुने कोई? किसका? गूगल फॉर्म्स का नाम नहीं सुने हैं? गूगल फॉर्म का नाम सुने हैं या नहीं? किस लिए यूज किया था गूगल फॉर्म्स? कभी यूज किए हैं गूगल फॉर्म? गूगल फॉर्म्स कभी यूज किए हैं, हाँ या ना? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, अगर आप एडमिशन कहीं लेते हैं या आपसे कोई जानकारी लेता है तो अभी तक हम क्या यूज करते आ रहे हैं? जो नॉर्मल हार्ड कॉपी में फॉर्म होता है वो। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्म के द्वारा जानकारी लेनी है तो क्या होंगे? वहां पर वो व्यक्ति प्रेजेंट होने चाहिए ना। अगर प्रेजेंट नहीं है तो सेमिनार कभी किए कि नहीं? नहीं किए। अच्छा, चलो, अभी जो सेमिनार होते हैं और उसमें जो रजिस्ट्रेशन बोलता है कि करने के लिए, अब भाई कोई व्यक्ति बैठा हुआ बंबई में, कोई बैठा हुआ मद्रास में, कोई कोलकाता में, तो वहां से वो अपना क्या जानकारी कैसे दूसरे के साथ साझा करेगा? तो उसके लिए यूज हम करते हैं गूगल फॉर्म्स का। ठीक है, गूगल फॉर्म्स बनाना सीखिए, है ना। और सीखने के लिए संपर्क करिए, उसके लिए फीस अलग से लेकर के मैं बता दूंगा कि गूगल फॉर्म्स कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वो मेरा सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो बोला गूगल फॉर्म्स अब किस लिए यूज करते हैं? किसी से जानकारी हासिल करने के लिए। उसके बाद इन चारों में से किसी का नाम सुना है क्या? फ्लिपग्रिड, माइंड मिस्टर, माइरो, गूगल। गूगल का नाम सुना है, गूगल का नाम नहीं सुना। अब यहां पर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिए गए, ऑप्शंस दिए गए थे ACE, BDE, AC, BD। तो एक बात बताइए, अभी हमने क्या पढ़ा है? माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फिगर्स के रूप में लाना। तो गूगल फॉर्म्स में केवल हम जानकारी ले सकते हैं या फिगर्स ड्रॉ करेंगे? जानकारी लेंगे, फिगर्स की बात आएगी क्या? नहीं। तो डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है ना, कहां था ये? डी में था ना गूगल फॉर्म्स। तो डी ऑप्शन क्या है? सही, मारेंगे एक चटकर, गलत है। डी ऑप्शन क्या है? गलत है। जानकारी ले रहे हैं ना भाई, तो हम फिगर थोड़े ले रहे हैं। आपके दिमाग के साथ वो खेलता है और आप खेलने देते हैं उसको, ये दिखाना चाहता हूं मैं कि गूगल फॉर्म्स क्या है? जानकारी इकट्ठा करने का प्लेटफॉर्म है और हमें चाहिए क्या? फिगर्स।
तो फिगर्स और जानकारी अलग अलग है ना, तो भाई डी जो ऑप्शन है वो हमेशा गलत होगा। डी कहां कहां पर रखा हुआ है, बी और डी, तो बी डी ऑप्शन तो पहले गलत। अब बोलेंगे अब तो नहीं पता है ना, अब बता दीजिए। ए सी दोनों में कॉमन है ना, ए सी दोनों में कॉमन है। बात किसकी करेंगे, ई की, कि ई सही है या नहीं। ई क्या दिया हुआ है, ई क्या दिया हुआ है, माइरो। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी सॉफ्टवेयर के अगर ऊपर क्वेश्चन पूछे, ध्यान से एक ट्रिक बता देता हूं, तो उसका नाम जो होगा उसी से रिलेटेड होगा, हमेशा देखिएगा। अगर कभी भी सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछ दे और आपको नहीं आ रहा हो, तो वहां पर एक ट्रिक है सॉल्व करने का, उसका नाम उसी से रिलेटेड रहता है हमेशा। अब जैसे जानकारी लेना है तो क्या है, फॉर्म। जानकारी किससे लेते हो, फॉर्म से लेते हैं ना, गूगल फॉर्म। अब जैसे बात कर रहे हैं कि भाई किससे हमें लेना है, फिगर्स लेना है, तो फिगर्स लेना है तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइंड मिस्टर। माइंड मैपिंग की बात कर रहे हैं ना, माइंड मिस्टर। किसकी बात कर रहे हैं, माइरो। माइरो का मतलब माइंड, आंसर क्या हो जाएगा, ACE। ये ट्रिक है सॉल्व करने की, जब क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हो, क्योंकि इतने सारे सॉफ्टवेयर की जानकारी किसी के पास नहीं होती है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की जानकारी उसी को होगी जो बराबर उसको यूज करता हो। गूगल फॉर्म्स इसलिए जानकारी थी कि गूगल फॉर्म्स हम बराबर यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका सॉफ्टवेयर और उसका नाम दोनों एक दूसरे से क्या होगा, मिलता जुलता रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कल भी इसी तरह का क्वेश्चन किए थे। तो भाई गूगल फॉर्म्स कभी भी वो चीजें नहीं होंगी, तो एक गलत ऑप्शन देगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। कभी कभी ये भी आ जाता है कि उसी गलत ऑप्शन को छांटने की वजह से सारा का सारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो वो खेलेगा लेकिन आपको खेलने देना नहीं है। ठीक है, चलो ये रही दूसरी क्वेश्चन। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट। कैसा लर्निंग एनवायरमेंट, इंक्लूसिव, समावेशी, जहां पर क्या करते हो कि सभी चीजों को आप एक जगह समावेशित करते हो। तो बोला इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है, उसका कौन कौन सा एग्जाम्पल इन सब में से है। कौन सा एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। चलिए, अब पहला ऑप्शन क्या पढ़ रहा है, क्या कहा, एक कक्षा जहां विद्यार्थियों से नियमों और विनियमों के कठोर सेट का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। एक कक्षा जहां केवल कुछ जातीयता के विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा में भागीदारी की अनुमति प्रदान की जाती है। एक कक्षा जहां विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने या अध्यापक के प्राधिकार को चुनौती देने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। एक कक्षा जहां सभी विद्यार्थियों को अपने विशिष्ट अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। आपको कैसा एनवायरनमेंट बनाना है, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जहां सभी लोग एक जगह समावेशित रूप से रह सकते हैं। अब प्रोफेसर बनने वाले सभी लोग इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहे हैं ना चारों ऑप्शन। चलिए, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका आंसर है, इसमें कोई ऊपर नीचे करने की बात ही नहीं है। क्या क्या हो जाएंगे, बी होगा, डी क्यों, कहिए। अब पढ़ना कम है, सोचना ज्यादा है। ठीक है, नेट एग्जाम अब पढ़ने से नहीं सोचने से निकलेंगी भाई, और पेपर वन तो खास करके उसमें तो कोई चारा ही नहीं है भाई। एक काय होगा भाई, इसलिए हाँ, हाँ बोल, हाँ ठीक बोल रहे हैं, समावेशी। ठीक है, रिंकी बाबू आंसर कह रहा है, यहाँ पर चुप होकर के भोजन खाने नहीं आया मेरा। ठीक है, देखिए बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है समावेशी। समावेशी का मतलब क्या, सब एक जैसे होने चाहिए। सब कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, बराबर।
अब बात समावेशी की जहां करता है तो कहता है एक कक्षा जहां विद्यार्थियों से नियमों और विनियमों के कठोर सेट का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। जहां पर आपने नियम और रेगुलेशन क्या कर दिया, काफी कठोर कर दिया है ना। तो नियम अगर कठोर कर देंगे ना क्लासरूम में कभी, तो बात एक दिन बताया था मैं जब टीचिंग पढ़ा रहा था कि भैया जब क्लासरूम में पढ़ाने जाइएगा तो अपनी अकड़ और ईगो को पीछे वाले पॉकेट में, क्योंकि वहां पर आप हायर एजुकेशन को पढ़ा रहे, कोई बच्चा को नहीं। पता चलेगा कि आप क्लासरूम से बाहर निकले और सीधे ऊपर, क्योंकि गोलियां मार देगा उठा करके, है ना। तो वैसे नियम सेट मत कर दीजिएगा ताकि क्या कर दे, कोई गोली मार दे, है ना। हायर एजुकेशन है ना भाई, क्योंकि आप बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दूसरा बोला एक कक्षा जहां केवल कुछ जातीयता के विद्यार्थी, जातीयता मतलब यहां पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोग की बात कर रहे हैं। कभी भी हमारा क्लासरूम स्पेसिफिक लोगों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा एज ए टीचर। सी कह रहा है एक कक्षा जहां विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने या अध्यापक के प्राधिकार को चुनौती देने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। हतोत्साहित करने का मतलब डिस्करेज करना, इनकरेज नहीं, डिस्करेज। हतोत्साहित वर्ड क्या है, निगेटिव है, प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित। अगर भाई हम ये बोल दे कि आप टीचर से प्रश्न नहीं पूछ सकते, आपको मारेगा पीटेगा, अच्छी क्लासरूम है क्या, नहीं। क्या कह रहा है, एक कक्षा जहां सभी विद्यार्थियों को अपने विशिष्ट अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। एक ऐसा क्लासरूम जहां यह कहा जाता है कि आप सब अपने अपने दृष्टिकोण को, अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करिए। तो इन चारों में से सही कौन सा है, डी। आंसर क्या है, खत्म, कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो लेवल से है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व द हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और क्या बोल रहा है, डी। क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी। डी मारेंगे बड़ा मार, लेवल 3 ही है। लेवल कितने हैं, 3। टीचिंग के लेवल की बात करते हैं, इसीलिए कहा था कि पढ़ के आइए, कल नोट्स को पढ़ के आइए, ठीक है। अगर लेवल ऑफ टीचिंग की बात करेंगे तो सबसे नीचे कौन होता है, एमएलटी, मेमोरी लेवल टीचिंग। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और आरएलटी, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। एमएलटी, यूएलटी और आरएलटी 3 होते हैं। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में है आपका, जो टीचिंग का चैप्टर नंबर 2 है नोट्स के अंदर, वहां पर। अब एमएलटी में क्या होता है, तो बोला एमएलटी का कहने का मतलब है कि जहां छात्र रटने पर काम करते हैं, रट्टू, ठीक है। जहां छात्र किस पर, रटने पर काम करते हैं। तो रटने पर काम कब करते हैं हम, बचपन में। तो जब रटने पर काम कर रहे हैं तो वहां पर चिंतन की कोई बात आएगी क्या, नहीं। चिंतन की बात आएगी क्या, नहीं। आप कुछ समझ सकते हैं क्या, नहीं। उसके बाद क्या आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। यहां पर चीजें समझने की बात आ जाती है, किसकी बात आ जाती है, समझने वाली, अंडरस्टैंडिंग। एंड तीसरी है क्या आपकी आरएलटी। आरएलटी बोले तो रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि अभी हम लोग हैं। इसमें किसको रखा गया है, पीएचडी वालों को, हायर एजुकेशन को, जहां पर क्या होती है, केवल लोग चिंतन करते हैं। क्या करते हैं, चिंतन करते हैं कि भाई अगला काम कैसे करना, ठीक है। अगले टर्म्स सिनॉप्सिस में क्या डालने हैं, अगले टर्म थीसिस में क्या होंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी, आरएलटी। तो आरएलटी, यूएलटी और एमएलटी। सबसे नीचे कौन होता है, एमएलटी, नहीं एमएलटी सबसे नीचे, उसके बाद यूएलटी, उसके बाद आरएलटी। तो जब सबसे हाईएस्ट थिंकिंग की बात होगी या स्किल की बात होगी तो कहां पर जाएंगे, आरएलटी के पास, ठीक है। ये कोई नहीं होता है, ये दिया है कंफ्यूज करने के लिए, नहीं, क्योंकि लेवल टीचिंग में कितने होते हैं, केवल 3, एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी। एमएलटी बोले तो मेमोरी लेवल टीचिंग, जहां केवल रटने पर बल दिया जाएगा, चीजों को याद करने पर बल दिया जाएगा। बोला जाएगा समझने उसे की कोई बात नहीं, सीधा रट लो भाई, है ना। जैसे करंट अफेयर्स समझने की चीज है क्या, रटने वाली है ना। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग,
अब जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन समझ रहे हैं तो वो रटने की चीज तो नहीं है, समझने की चीज है, तभी आप बना सकते हैं आगे। और तीसरी है क्या, RLT, जहां पर क्या होंगे, केवल चिंतन की बात आएगी, उसमें कौन आ जाएगा, PhD वाला इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, MLT RLT ULT समझ गए ना। चलिए आगे पढ़ के आइएगा उसमें। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, C। अगला क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ है, हिंदी में लेके चल जाते हैं यहां पर। बोधगम्य स्तर का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। बोधगम्य का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का बहुत सारा नाम देगा, बोधगम्य, समझ स्तर, ठीक है, अलग अलग उसका हिंदी नाम देगा, उससे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या कर लीजिएगा, इंग्लिश करके एक बार पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इंग्लिश करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर दूसरी बार फिर से एग्जाम में बैठना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं दो कथनों की। ये क्वेश्चन अभी एनटीए का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस में आता है इनको। पढ़िए क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों के, क्या बोल रहा है, अरे बाप रे, अभी हमने समझाया है ना, उसी पर क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, बोधगम्य स्तर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन, चिंतन कहां पे हो रहा है, रिफ्लेक्टिव में ना। बोधगम्य में क्या आएगा, क्या नहीं, तो पहला कथन क्या है, गलत है। अगर पहला कथन गलत है तो दो ही आंसर हो सकता है, या तो बी हो सकते हैं या तो डी हो सकते हैं। बी और डी दोनों में से कौन होगा ये डिपेंड किस पे करता है, कथन नंबर 2 पर। चलिए लिखा है स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन, रटना सही है ना, आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक गलत है, दूसरा क्वेश्चन भारी आज तक हुआ ही नहीं थी, हम लोग उसको भारी बनाते हैं। यही क्वेश्चन जब देख आया था तो कहते बाप रे बाप, कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया था वो, क्योंकि आपसे बउआ टाइप क्वेश्चन थोड़े पूछेगा कि भाई मेमोरी लेवल टीचिंग में कितना, 3, वो जमाना चला गया है भाई। अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी समझ कितनी है ये बताइए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आंसर क्या हो जाएगा, डी। कल समझ में आ रहा है ना, हाँ थोड़ा सर्दी इस वजह से हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो फिर शाम तक बोलना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, कल हमने बताया था ना इवैल्यूएशन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सबमेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सबसे पहला जो होता है वो कौन होता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। दूसरा कौन होता है, फॉर्मेटिव। तीसरा कौन होता है, डायग्नोस्टिक। और चौथा कौन होता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का एग्जांपल दो। कल बोले थे पढ़ के आने के लिए, नहीं पढ़ा ले सर। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का मतलब होता है, प्लेसमेंट मतलब क्या, कहीं पर अपना सीट पक्का करना। तो जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जानते हैं ना, क्या कोई कोर्स शुरू करने से पहले जो एग्जाम है, जैसे आप पैट एग्जाम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पैट, PhD एडमिशन टेस्ट, ये क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम है। किस चीज के लिए, PhD प्रोग्राम में इंटर होने के लिए। तो कोई भी ऐसा एग्जाम या कोई भी एक ऐसा इवैल्यूएशन जो किसी कोर्स में स्थान बनाने के लिए हो, किस लिए हो, किसी कोर्स में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए हो, है ना, या उस कोर्स में प्रवेश करने के लिए हो। ठीक है, कि जो पास करेगा उसी को लेंगे, या जो अच्छा रैंक लाएगा उसी को ये कॉलेज मिलेगा। तो भाई अपना सीट सुरक्षित करने के लिए या उस कोर्स में प्रवेश करने के लिए जो इवैल्यूएशन किया जाता है बच्चों का, उसे क्या कहते हैं, आस्थानन मूल्यांकन। तो पैट एग्जाम जो है वो क्या है आपका, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, स्थानन मूल्यांकन, कि आप अपना स्थान PhD में सुरक्षित कर पा रहे हैं या नहीं कर।
बात क्लियर? चलो उससे दूसरे तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आप कोर्स में अंदर में आ गए, ठीक है। अब दूसरा आता है क्या? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होता है जब कोर्स चलती रहती है। तो कोर्स में आप 1 महीने 1.5 महीने पढ़े, 1-1.5 महीना पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा और शिक्षक ने क्या सिखाया, इस चीज का इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे आपका इंटरनल एग्जाम है, किसमें? पीजी में, तो वो क्या है आपका? फॉर्मेटिव है। तीसरा क्या है आपका? डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव में ही थोड़ा सा डीप लेवल पर जाकर के, फॉर्मेटिव में ही थोड़ा सा डीप लेवल जाकर के। अब फॉर्मेटिव में डीप क्या होगा? तो इंटरनल एग्जाम देने के बाद आपको बुला बुला कर बताया गया कि बउआ रे, इस एग्जाम में तुम्हारा कम मार्क्स था, इसको ऐसे सुधार सकते हैं। बुलाया गया हो? नहीं बुलाया गया ना। लेकिन अगर बुला लिया जाए तो कि भैया तुम्हारा हम एग्जामिनेशन किए और आपका यूनिट नंबर 1 बहुत बढ़िया था और यूनिट नंबर 10 क्या था? बहुत बेकार था, तो इसको तुम इस तरीके से सही कर सकते हो। अगर ये चीज आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? डायग्नोस्टिक। डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोस्टिक ही करता है ना। मतलब पहले हम जांच करवाते हैं, फिर रिपोर्ट लेके जाते हैं, फिर जो खराबियां है उसको सुधारने के लिए देते हैं कि भाई ले जाओ, रिपोर्ट हो गया, अच्छा मर जाओ, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं ना, ठीक है भाई। पूरा का पूरा एग्जामिन करने के बाद उसको सुधारा कैसे जाएगा, इस पर हम क्या करते हैं? बात करते हैं। तो उसके कहेंगे क्या? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एंड चौथा है, लास्ट है, सबमेटिव। जब आपका कोर्स खत्म, मतलब फाइनल एग्जाम देने के, आप फाइनल एग्जाम दे दिए, तो जो फाइनल एग्जाम है वो क्या है भाई? सबमेटिव। सबमेटिव का मतलब सबको समेट लेना, और सबको समेटने के बाद क्या मिलता है आपको? मार्क्स मिलता है और ग्रेड मिलता है। तो जहां पर अंक और ग्रेड मिलने की बात आ जाएगी, वो इवैल्यूएशन कौन सा हो जाएगा? सबमेटिव। चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप मेरे साथ 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा ना मेरी बातों को, तो जितने आपके टीचिंग में सारे लिखे गए टर्म्स है, 5-5 मिनट में सारे चैप्टर्स को समझ किया जा सकता है। उसी चीजों को लिख करके बताया गया है नीट पर, ताकि आपकी समझ ज्यादा से ज्यादा हो और आपको पढ़ाने में क्या करे? वो मदद करे। कंसेप्ट इतना ही बड़ा है। चलिए, चारों समझ गए हैं। अब क्वेश्चंस को पढ़ के फटाफट आंसर कर दे तो जल्दी से। क्या है? क्या होगा? बी। यदि राम एक विशेष विषय में कुछ संकल्पनाओं, संकल्पना का मतलब होता है कंसेप्ट, हिंदी इंग्लिश इसलिए पढ़नी जरूरी है, नहीं तो दिमाग ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, को समझने में समर्थ नहीं है, बेचारा नहीं समझ पा रहा है, और वह इस विषय में सतत रूप से निम्न कार्य निष्पादन कर रहा है, तो इस उसकी इस कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने हो तो कौन सा मूल्यांकन संचालित करना होगा? फॉर्मेटिव करूं या डायग्नोस्टिक करूं? और ये इसलिए बताया गया है कि जब बन के जाइएगा वहां पर, इसी तरह से क्या करना है? इवैल्यूएशन करना है। इसीलिए टीचिंग है ना, कि जब आप पेपर बोर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपको बताएगा कि भाई काम कैसे करना है। वो तो विषय है ना आपका, काम ये बताएगा कि अगर कोई बच्चा कंसेप्ट नहीं समझ रहा है तो उसके लिए फॉर्मेटिव नहीं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को अपनाना है। सिर्फ आप ये जानना चाहते हैं कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है, या बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बस इस चीजों को केवल जानना है। फॉर्मेटिव भाई उतना हमको नहीं, ये पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में रहेगा वहां, है ना, क्योंकि हिंदी के मीनिंग काफी उसके डिफरेंट है। लेकिन ये 4 आपको याद रहेगा, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, सबमेटिव। ये कोई बहुत भारी वर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में क्या हो जाती है, वो चीजें ऊपर नीचे हो जाती है ना, इसलिए। क्लियर? चल, ये था आपका 14 जून का कौन सा इसका फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, अच्छा जो भी शिफ्ट था, क्वेश्चन तो था ना। चलिए, ये आ रहा है 14 जून को
23 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 किसका आया था? टीचिंग का। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कोलैबोरेट करना है, क्या करना है? कोलैबोरेट करना है। तो कोलैबोरेट करने के लिए क्या क्या, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट अगर हम बनाते हैं इससे हमें क्या क्या फायदा मिलेगा, है ना? अगर मान लीजिए सब्जी अलग अलग बनाए या एक ही साथ बना दे तो फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? सबका स्वाद एक साथ ले सकते हैं ना। हाँ, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। भिन्न दृष्टिकोणों की समझ में कमी, अलग अलग जो पर्सपेक्टिव होंगे उसको आप समझने में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ऐसा कह रहा है। इंक्रीज्ड मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या रहेगा? इंक्रीज्ड हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल फीडबैक, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अपने पर्सनल फीडबैक की, मतलब खुद की फीडबैक देने की। ठीक है, ए बी सी डी, और भी है क्या पॉइंट? और ई है समस्या समाधान की क्षमताओं में क्या करना? वृद्धि करना। क्या क्या बोला? कम्युनिकेशन सुधरेगा उससे हमारा। जी दुखी हो गए क्या? क्या बात है, नहीं अच्छा लग रहा है, समझा नहीं रहे ढंग से? तो कम्युनिकेशन स्किल, अलग अलग दृष्टिकोण की समझ में कमी। अब जैसा वो इंग्लिश लिखा रहेगा वैसे ही पढ़ेंगे ना। ठीक है, अब अभिप्रेरणा में वृद्धि, इंक्रीज मोटिवेशन, और अपना फीडबैक देने का क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। और लास्ट क्या कह रहा है हमारा? समस्या समाधान में क्या आ जाएंगे? आपकी क्षमता, समस्या के समाधान की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। अब यहां पर दिया हुआ है बी सी डी ए ई ए सी डी ए बी डी, इन चारों में से कोई एक चूज करना है। ऑप्शन सी, एक ए बी सी डी, कोई तो एक होगा ही होगा। अच्छा, सबसे इसमें ये बताए पांचों, इसमें चार यहां पर है, पांचवा वहां पर है, मतलब पांचवा समस्या समाधान है। नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या होगा? पांचवा क्या है? समस्या समाधान। समस्या समाधान है, ठीक है, समस्या समाधान है, पांचवा नंबर ऑप्शन, ई नंबर ऑप्शन। अच्छा, इसमें से बताइए तो कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। बी, बी नेगेटिव है। अच्छा, सी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है। डी सही है गलत है? और ये समस्या समाधान, ये भी ठीक है। तो फिर ए सी डी ई होना चाहिए, यही आंसर है। कोलैबोरेटिव लर्निंग का क्या मतलब होता है? सबको एक साथ जोड़ना, कोलैबोरेट करना। तो अभी हमने बात की थी कि सब्जी, अगर सभी सब्जियों का स्वाद एक ही साथ लेना है तो क्या करते हैं हम? चूड़ा दही का भोज खाने गए कभी? हाँ, भोज खाने गए हैं। लोग उस दिन दही से ज्यादा किस पर जोर करता है पता है? सब्जी को अच्छा बनाने। रीजन, क्योंकि पहले दिन हम क्या किए हैं? सब सब्जियों को अलग अलग बना खाए हैं। आज क्या कर रहे हैं? सभी सब्जियों को एक जगह मिला रहे हैं। तो भाई मिला रहे हैं तो क्या करना चाहिए भाई? अच्छा से अच्छा हो। तो जब भी कोलैबोरेट करेंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे तो क्या होगा? कम्युनिकेशन स्किल निश्चित रूप से सुधरेगी, सबकी, एक की नहीं, सबकी। जैसा अभी आप आते हैं, अब सबको बोलना हो तो बोलना तो पड़ेगा ही ना भाई। क्या होगा? बोलना तो पड़ेगा ही। चलो, भिन्न दृष्टिकोणों की समझ में कमी। भाई अगर कोलैबोरेटिव कर रहे हैं तो क्या होगा? अलग अलग दृष्टिकोण हमें क्या करेगा? समझ में ज्यादा से ज्यादा आएगा ना, क्योंकि इनके दृष्टिकोण अलग होंगे, इनके अलग, इनके अलग, इनके अलग। और जब हम कोलैबोरेट करेंगे तो वो चीजें घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। ये क्या बोल रहा है? घटेगी। चलिए, सी क्या बोल रहा है? मोटिवेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप देखेंगे ये ज्यादा पढ़ के आ रहे हैं, ये ज्यादा बोल रहा है, हमको भी कल ज्यादा बोलना है। वो ज्यादा बोल रहा है, हमको भी कल क्या करना है? ज्यादा
याद करके आना, हम भी बोलेंगे। डी क्या बोल रहा है? मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल फीडबैक, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा आपको फीडबैक देने का, नहीं अपनी बात रखने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। नहीं सही है। और लास्ट में क्या? समस्या समाधान, क्योंकि हम सबकी समस्या क्या है? अलग अलग है। और अगर कोलैबोरेट करके चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी समस्या बहुत लोगों की समस्या हो, तो एक साथ क्या हो सकता है? उसका समाधान हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ACDE। चलो ACDE नहीं है तो अच्छा देख लेते हैं भाई, है। देखिए अब यहां पर दो चीजें देख सकते हैं। अगर आपको पूरा पूरा नहीं पता है, बी आपका क्या था? गलत था, तो बी गलत होगा तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब बचेगा कौन कौन सा? BC। BC में क्या दिया हुआ? AE और AC। और आपको पता है कि भैया A सही है, B गलत है और C सही है, तो DE पढ़ने की जरूरत है क्या? ध्यान से सोचिएगा इस क्वेश्चन को। आपने A पढ़ा आपको सही लगा, B पढ़ा गलत लगा, B गलत लगा तो क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन तो पहले ही कट। यहां से बचे कितने ऑप्शन? अब दो। एक ऑप्शन में लिखा A और E, और एक ऑप्शन में लिखा ACDE। तो भाई DE को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसको पढ़ेंगे? C को। C आपका क्या है? बिल्कुल सही है। मोटिवेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। मोटिवेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो भाई आप C सही है हमारा, तो क्या हो जाएगा? A के साथ तो C होना ही होना चाहिए, यहां पर है क्या? नहीं है। तो भाई जहां है वो हम चलेंगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? C। DE की पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे छाट छाट करके, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी बनेगा और कभी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्योंकि हमेशा मैंने सिखा दिया है, पूरी किला को नहीं देखनी है। कहाँ देखना है? उसकी उसकी कमजोर एक दीवार जरूर होगी पक्का, उसी पर वार करेंगे बार बार। और जो पूरा किला पर, मान लीजिए दरभंगा बनाया तो किला गिराना है और पूरा तोड़ने लगेगा, तो पागले है ना भाई, एक जगह से घुस जाओ ना। तो लोग कहाँ पर वार करता था? गेट पर। किला कितनी भी मजबूत हो उसकी, देखिएगा इतिहास गवाह है, कभी आप देखे होगा सीरियल, तो इतिहास कभी भी लोग किला पर वार नहीं करता था। कहां पर वार करता था? गेट पर। किला कितना भी मजबूत बना दिया जाए, गेट उसका दो ही चीज का हो सकता है, या तो लोहे का हो सकता है या तो लकड़ी का हो सकता है। ईटा का गेट थोड़े बनेगा भाई। नहीं तो ईटा मतलब चाहे स्टील ही मान लेते हैं, स्टील एल्यूमिनियम जो भी, लेकिन कितना भी हार्ड मेटल हो, है ना, तोप का गोला उसे तोड़ दे, कितना ही हार्ड मेटल क्यों ना हो। अगर लकड़ी का होगा तो जला देगा, है ना, लोहे का है तो पिघला देगा। स्टील भी पिघल जाता है। अगर मान लीजिए हम बार बार गोला मारे तो पिघल गया ना, कितना ही मोटा स्टील का परत क्यों ना हो। तो लोग कहाँ वार करते थे? गेट पर, कि भाई पूरा दीवार पर। दीवार पर मारता था तो मर ही जाएगा, कभी जीवन में नहीं टूट पाएगा, कि दीवार इतनी मोटी मोटी होती थी। ये 9 फीट चौड़ी उसकी दीवार होती थी, एक रास्ता बड़ा होता था, लोग सो जाते थे उस पर, इतना मोटा था किला सब का दीवार। अपना पास है नहीं, 3-4 फीट मोटा तो ये भी होगा ना, 4-5 फीट। अब 5 फीट 20 इंच, वो तो छोड़, 5 फीट है उसका। कभी देखिएगा 3-4 फीट है उसका। अब 3-4 फीट दीवार में कितना भी गोला मारेंगे, कभी टूटेगा क्या? नहीं। सेम क्वेश्चन की बात है, पूरा क्वेश्चन को नहीं देखना है आपको, एकदम गलती पकड़नी है। क्या करनी है? गलती। क्योंकि टीचर को कहाँ जाना चाहिए? सीधा गलती के ऊपर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ कौन सा है? ऑफलाइन में ऑनलाइन में ऐसा क्या एडवांटेज है जो कि ऑफलाइन में नहीं है भाई? सीमित पहुंच, लचीलापन, हाई कॉस्ट, इंटरएक्टिविटी। क्या बोल रहा है? किसका लाभ पूछ रहा है? ऑफलाइन या ऑनलाइन का? ऑनलाइन का ना। ऐसा कौन सा है मेजर एडवांटेज? लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ओवर ऑफलाइन लर्निंग। ऑफलाइन लर्निंग की ऐसी, ऑनलाइन लर्निंग की ऐसी कौन सी बात है
जो कि ऑफलाइन में नहीं है। उसकी पहुंच सीमित है। भाई ऑनलाइन लर्निंग की पहुंच सीमित है क्या? उसकी असीमित है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन लर्निंग की पहुंच क्या है? बिल्कुल सीमित है। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत। हाई कॉस्ट, ज्यादा कॉस्ट लगता है क्या? कम कॉस्ट में हो जा रहा है भाई, है ना? ये भी गलती है। इंटरएक्टिविटी, इंटरएक्टिविटी होती है क्या? आपने ऑफलाइन, आप ऑफलाइन आए तो क्या कर रहे हैं? हमको साक्षात देख रहे चलते हुए, और जो ऑनलाइन बैठा हो क्या कर सकता है? केवल आर्टिफिशियल रूप से देख सकता है ना कि टीचर चल रहा है, तो इंटरएक्टिविटी नहीं होगी। एक ही चीज है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। ऑफलाइन लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसकी एक टाइमिंग है, 8 बजे से 9 बजे ही हो। ऑनलाइन लर्निंग की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लाइव क्लासेस भी है तो वो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। इसलिए जिस दिन से एप्लीकेशन आया सब बेचारा सो गया था। चल ना यार, है ही ना यार। हमने बैकअप प्लान के लिए सोचा था क्या कि उसको रिकॉर्ड करके रख लिया जाए, लेकिन लोग क्या करते हैं यहाँ पर ऑल्टरनेट को क्या बना लेते हैं? प्राइमरी बना लेते हैं। हमारी दो तरह की गोल होनी चाहिए ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। लोग सेकेंडरी गोल, प्राइमरी गोल क्या होने चाहिए? पढ़ाई। सेकेंडरी क्या होने चाहिए? बाकी सारी चीजें। हमने क्या कर लिया? हम सबने क्या कर लिया है? सच सच बताइए, दिल पे हाथ रख करके, दिल पे हाथ रख के क्या करिए? पढ़ाई को क्या बनाया है? सेकेंडरी। ये भी एक काम है, कर लेते हैं चलो। लेकिन प्राइमरी में कौन आ गया है? वो सारी चीजें जो कि सेकेंडरी में होनी चाहिए थी। ठीक है, तो भाई रिकॉर्डिंग लगाई गई क्यों? कि भाई कभी मान लीजिए बाय द वे छूट गई तो चीज की, लेकिन उसको लगा कि सब निश्चिंत है भाई, दे ही देगा ना, कौन सा बड़ा बात है यार। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, बी। समझ में आ रहा है ना? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। आपको इफेक्टिव टीचिंग करनी है, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए बताइए। ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको आंसर बताना है। फटाफट जल्दी जल्दी पढ़िए, बताइए। आपको इफेक्टिव टीचिंग करनी है तो बेसिक रिक्वायरमेंट पंडित जी घर पे करके यहाँ पर आंसर मत बोलिए, अगर आपको पता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, है ना? टीचिंग ओनली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम। केवल वही पढ़ाना है जो करिकुलम में है। सही है गलत है? ये इफेक्टिव टीचिंग है क्या? जो करिकुलम है वही पढ़ाओ। इफेक्टिव होगी क्या? होगी या नहीं? जा नहीं बोल रहे। जो करिकुलम में होगा वही पढ़ाएंगे, खैनी चूड़ा खा के निकल जाएंगे, है? बस हो गया मेरा काम खत्म। भैया ये तो बिल्कुल गलत है। गूगल फॉर्म तो हमारा टॉपिक नहीं है ना, हमने क्या कहा, बाद में इसको कभी आराम से कभी मिलेंगे तो बता देंगे, है ना? उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल उस तरह का है ही नहीं कि आप बच्चों को समझा पाए, तो फिर पढ़ाई क्या वजूद है क्या? नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं कि पढ़ना अलग बात है और पढ़ाना अलग बात है। ठीक है, पढ़ना अलग बात है और पढ़ाना अलग बात है ना? इसके बाद यूजिंग रिजिड अप्रोच। आप कैसा अप्रोच अपनाएंगे? रिजिड। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए, लचीला होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि जो नियम लेकर आप घुसे क्लास में और समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इसके अलावा हमको नहीं आता है। आपको दूसरा कोई तो निकालना होगा, तो ये भी क्या है आपका? नेगेटिव। फिर रिजिड अप्रोच नहीं अपनानी है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज। जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसकी नॉलेज में क्या होनी चाहिए आपको? एक्सीलेंट होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पढ़िए, तो भाई 6 महीने में हो जाएगा सर, कहिया है तो यो। अगला, एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कम से कम आप अपने स्टूडेंट को कनेक्ट भी करके रख सके। भाई मेरे पास क्षमता यह है कि पेपर 2 की क्लासेस नहीं भी चल रही थी तो तभी पेपर 1 में सबको जोड़ के रखा था, पकड़ पकड़ के, क्योंकि वो कनेक्शन आपको क्या करनी पड़ेगी? स्टैब्लिश करनी पड़ती है ना? कि चलो वो विषय नहीं भी हो रहा है, कम से कम ये तो हो रहा है ना, जब शुरू होंगे होंगे, कम से कम ये तो बढ़िया तरीके से हम पढ़ रहे हैं ना, बढ़िया तरीके से। तो कोई भी क्या होना चाहिए टीचर में? ये तीनों BDE।
अगर आपके पास है तभी आप इफेक्टिव टीचिंग पर हैं, नहीं है तो सही है ना। दुर्गा पूजा का प्रसादी क्या हुआ? प्रसादी पच गया है, बरोबर। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन ये है, सीबीसीएस नहीं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये भी आपका चैप्टर नंबर 5 में लिखा हुआ है सीबीसीएस के बारे में, जहां पर इवैल्यूएशन बोला सीबीसीएस चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली को केवल भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंगीकार किया गया है। क्या सीबीसीएस केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है? ये बोल रहा है केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, तो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? गलत है पक्का। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या बोल रहे हैं। सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अधिगम प्रतिफल पर आधारित क्रेडिट नियत करती है। सीबीसीएस में क्या दिया जाता है आपको? क्रेडिट दिया जाता है। अभी मिल रहा है ना पीजी में कि भाई क्रेडिट मिलता है, क्या मिलता है आपको? क्रेडिट। पीजी का मार्कशीट देखिए कि नहीं, आपको हर एक विषय का क्या मिला है? क्रेडिट पॉइंट मिला है, 5 4, सबको 5 ही मिलता है, 4 किसी को नहीं मिला, 5 का 5। ये पूरा का पूरा भाई क्या है, विद्वान है भाई, 5 का 5 ले लो। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि सीबीसीएस केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि सीबीसीएस में क्या दी जाती है? क्रेडिट दी जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? एक गलत है, पहला गलत है और दूसरा सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए ये 23 वाला है, अभी जो एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। और ये तो सिर्फ टीचिंग के है, और भी दिखाऊंगा। तो बस गलती क्या है हो गई पता है? हड़बड़ाहट में सारा का सारा, सर हम तो समझ ही नहीं पी लिए यो, तो समझला हम चले यहाँ के, समझला ही जे भाई, समझला हम नहीं जाएंगे भाई आपके साथ, चलिए हम भी चलते हैं साथ में आपके। मेरा साथ सिर्फ यही तक है, उसके बाद आप अकेले हैं। चलिए अगला है क्या? मूडल। मूडल एक सॉफ्टवेयर है। मूडल क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो मूडल के बारे में कह रहा है कि मूडल एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? मूडल जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मेंटीमीटर, अभी पढ़ा था ना मेंटीमीटर के बारे में, देख रहे हैं? एक सेट में क्या पूछा था? माइंड मैपिंग के लिए सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? मेंटीमीटर। अभी आया था ना कुछ देर पहले। और मेंटीमीटर के बारे में दूसरा क्वेश्चन। तो हर एक दूसरा क्वेश्चन क्या करता है? एक दूसरे से रिलेट करता रहा कि सेटर एक ही है ना, सेटर थोड़ा दूसरा है कोई, कि जो इस शिफ्ट का क्वेश्चन सेट कर रहा है वो भी उसी शिफ्ट का कर रहा है, बस क्वेश्चंस को पूछने में अलग अलग कर रहा है। मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वेक्षण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। दोनों सही है ना। मूडल क्या है? एक लर्निंग सॉफ्टवेयर है, कह रहा है सॉफ्टवेयर है, हाँ जी है। दूसरा क्या कह रहा है कि मेंटीमीटर ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए, माइंड मैपिंग के लिए, अभी हमने पढ़ा था ना। दोनों का दोनों कंफर्म सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये आ गए 14 जून 2023 सेकेंड शिफ्ट। जीन पियाजे, पिगेट की थ्योरी हमने लिखवाई थी, पियाजे की थ्योरी आपके नोट्स में लिखी हुई है। पियाजे जी ने किसी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक विकास, मतलब मेंटल डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया? स्टेप बताया है। कितने स्टेप थे उसमें? 4 स्टेप बताए हैं। तो बोला पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि उन्होंने जो अवस्थाएं दी है वो कौन कौन सी दी है, उसने कहा अवस्था हमको पता है, आप केवल ये बताइए कि इस अवस्था को आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे कम वाला पहले होगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, और लास्ट में सबसे बाद वाला। ठीक है, चलिए उनके स्टेप्स को देख लीजिए। यहां पर उनके स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज,
प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। पंडित जी बताए तो एज, इसमें क्या क्या होता है, एज बताइए। पहले संवेदी का होगा, इसका पूर्व संज्ञात्मक, इसका पूर्व संज्ञात्मक बाद औपचारिक। सबसे पहले क्या होता है, संवेदी, सेंसरी मोटर स्टेज, ये बच्चा का स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको आप संवेदी प्रेरक कहते हैं। बच्चा को भूख लगा है तो क्या करता है, वो संवेदना देता है ना आपको, सेंस, ठीक है। बच्चा क्या करता है, बच्चा का डॉक्टर है, बोलना रे भाई, बोलना। सब जगह का पढ़ाई है दुनिया में, इसीलिए जब नेट जैप करके जाएंगे तो सारा दिमाग आपको खुला रहेगा, अच्छा यहाँ पर ये चीज हो रहा है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो सेंस करता है वो कैसा, उसके पास सेंस आ जाती है ना, भले ही वो बोल सकता है, नहीं लिख सकता है, सेंस तो उसके पास है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। अगर ये आपका सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं। सेंसरी मोटर के बाद क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद क्या आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट में क्या आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, इसमें कौन कौन सा एज का आता है सो बताइए तो। नोट उल्टाइए, लिखा हुआ देखिए, उल्टाइए ना नोट्स, लाइए मैं उलट के देता हूँ, आप लोगों से नहीं मिलेगा, खोजते हैं नहीं, मस्टरबा है ना खोजने के लिए पाए, हम क्या खोजेंगे, चलिए खोज के दे देता हूँ, तभी याद कर लीजिएगा भाई सब। किसका, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का चरण, क्या बोले आप, का चरण जो है उसमें स्टेज दिए थे ना, बता करके। हाँ, जीन पियाजे, यहाँ पर दिया होगा कहीं पर, है कि हटा दी गई, नहीं हटाई तो नहीं गई होगी, भैया है ना, पेज नंबर 21 में होगा, नया वाला में, उसमें नहीं, उसी नोट्स वाले में होंगे, है ना, यहाँ पर देखिए होंगे। जीन पिएगे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कितने स्टेज बताए गए हैं, 4 स्टेज। सबसे पहला कौन सा, सेंसरी मोटर स्टेज। अगले बार जो क्वेश्चन आएगा, अभी क्या आया कि जीन पियाजे की जो भी स्टेज थे उसको क्या करिए, आरोही क्रम में सजाइए। अगले साल का जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होगा पता है, एक तरफ सारा स्टेज लिख दिया जाएगा और एक तरफ उसका एज लिख दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि आप इसको क्या करिए, मैच करिए। तो मैच करने के लिए एज पता होना चाहिए ना। सेंसरी मोटर का मतलब होता है कि जब बच्चा 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होना चाहिए, 0 से लेकर कहां तक, 2 वर्ष तक। इसको क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था। अगली अवस्था जो होंगी वो क्या होंगी, ये पहला हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा होगा हमारा क्या, प्री ऑपरेशनल, जिसमें एज क्या होती है, 2 साल से 7 साल तक, है ना, नोट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, है ना भाई, ठीक है। अगला क्या है, उसके बाद प्री ऑपरेशन के बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कहा जाएगा 7 साल से 11 साल तक, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये तीसरा होगा स्टेप, और चौथा स्टेप ये रहेगा 11 से ज्यादा, जो भी होगा 11 से ज्यादा, 11 से ज्यादा में 22 साल का हो, 50 साल का हो, 35 साल का हो, सब कुछ 11 से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, नहीं औपचारिक संक्रिया अवस्था, ठीक है ना। क्वेश्चन था ना डायरेक्ट, या तो वो बैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ ले, या तो इस बार क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, अगले बार क्या पूछेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, डी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, उसके बाद सी, है ना। बस आरोही और अवरोही का क्रम देखिएगा, पहले आरोही का मतलब सबसे नीचे वाला पहले, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, और लास्ट में सबसे बाद वाला,
मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछेगा तो 0 से लेकर 2 साल तक सेंसरी मोटर, 2 से 7 साल तक प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सॉरी हाँ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और 11 से ज्यादा क्या हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, क्वेश्चंस आपके नोट्स में से ही आती हैं, बस उसके पूछने के तरीके अलग अलग हैं, है ना, क्योंकि तरीका किसी को नहीं पता है ना क्या पूछेगा भाई, इसलिए तरीके नहीं लिखे गए, बाकी फैक्ट सारा कुछ उसमें लिख दिया गया है। हो गया? सात, ये 7 था ना, के बाद आएंगे 11, यही फिर मेंटीमीटर बनाया। मेंटीमीटर इज अ टूल यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वीडियोज इन एजुकेशन। मेंटीमीटर एक टूल है जिसका उपयोग हम क्यों करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं किसके लिए, वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, कि वो माइंड मैपिंग ऑनलाइन सर्वेक्षण है। नहीं, मेंटीमीटर पर कितना क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन, जिसको पकड़ता है उसको रगड़ देता है यहां से लेकर आ गया तक। लिमिटेड चीज है ना उसके पास भी, तो बहुत सारी चीजें तो पूछ ली गई है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पहला गलत। दूसरा क्या है, शिक्षा में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाला साधन कुहूत है। कुहूत को यूज किया जाता है किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। कुहूत कल पढ़ाए थे, कुहूत को यूज किया था किसके लिए, मूल्यांकन करने के लिए। कुहूत कुछ कुछ का कितना पास के लिए, तो कुछ का पास के लिए है, हाँ कहूत। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर और उसका नाम बड़ा मैचेबल होता है ताकि लोगों को याद रहे, इसलिए दिमाग में दिया है। तो कुहूत क्या है, टूल यूज फॉर असेसमेंट इन एजुकेशन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए अगला 34, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन शिक्षण अवधि में किया जाएगा, ना कि उसके पूर्ण होने पर। शिक्षण अवधि में कौन किया जाता है, जल्दी, शिक्षण अवधि में कौन किया जाता है, शिक्षण अवधि में, शिक्षण अवधि में कौन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, अभी बताए थे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। चलिए 39, ये रहा मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन भैया। ये थोड़ा सा देखने में छोटा करना पड़ेगा। पहले इस पे देख लीजिए, मिला लीजिए, उसके बाद कोई एक मिल जाएगा तो फोर ऑप्शन कहिएगा पहले बनाने के लिए। पहला क्या है, फैक्चुअल, क्या लिखा हुआ, फैक्चुअल। उसके बाद कंसेप्चुअल, प्रोसीचुअल और मेटाकॉग्निटिव। हम कैसे पढ़ेंगे भाई, आप वहां से पढ़ सकते हैं, बाकी अच्छा अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल, उसके बाद मेटाकॉग्निटिव। बोलते ना ये चीज फैक्चुअल है, ये कंसेप्चुअल है, ये प्रोसीजरल है, ये मेटाकॉग्निटिव है। तो मतलब किसी चीज को कैसे करने का तरीका, पूछताछ करने का तरीका और कौशल प्रयोग का मापदंड। दूसरा, किसी विषय से परिचित होने के लिए बुनियादी तत्व जिन्हें छात्रों को जानना आवश्यक है। संज्ञान का ज्ञान और अपने स्वयं का संज्ञान। एक याद होगा आपको, मेटा एजुकेशन के बारे में बताया हुए थे एक बार, नहीं, ज्ञान का ज्ञान उसे क्या कहते हैं, मेटा ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान क्या कहते हैं उसको, मेटा ज्ञान। उसके एक साथ कार्य करने के लिए व्यापक ढांचे के भीतर बुनियादी तत्वों के बीच अंतर संबंध करना। विद्यार्थी को जानने के लिए क्या आवश्यक है, सबसे ज्यादा क्या जानना चाहिए विद्यार्थी को, फैक्ट जानना चाहिए, कंसेप्ट, प्रोसीजरल, या क्या जानना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मिला लो, एक कोई मिला लीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्या होगा पंडित जी, एक का 3 होगा, एक का 3 होगा, एक का तीन, ठीक है, तीन, ना? ठीक है, ठीक है, जीरो। ठीक है, ठीक है, 2 होगा। अभी हमने बताया इतने कंफ्यूज है भाई। एक को पकड़िए, सिर्फ चारों में से एक पकड़िए।
चारों पकड़ने की जरूरत नहीं, एक पकड़िए। ऑप्शन दिखा दूं? विद्यार्थी को क्या जानना चाहिए भैया? फैक्ट, फैक्ट, फैक्ट। चिचिया चिचिया के मर गए। विद्यार्थी को जानना क्या आवश्यक है? फैक्ट। तो ए का क्या हो जाएगा? 2। ए का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी क्या लिखा हुआ है? कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बुनियादी तत्व फैक्ट को जोड़ना, उसको कंसेप्ट कहते हैं। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं तो ये क्या है? आपकी फैक्ट है। मैं आपको बता रहा हूं कुछ, ये क्या है? फैक्ट है। अब इसको करना कैसे? क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये कौन सिखाएगा? जब आपके पास कंसेप्ट हो। तो कंसेप्ट का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए जो फैक्ट हमने पढ़ा है उसको क्या करना? उसमें ऐड करना, ताकि उस काम को हम अच्छे तरीके से कर सके। इसको कहते हैं कंसेप्ट। फैक्ट मतलब क्या? जो बुनियादी तत्व, बुनियादी मतलब मूलभूत, जिसको तो जानना है, जानना ही होगा। अगर लेवल ऑफ टीचिंग ही नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन बनाएंगे क्या? नहीं। तो लेवल ऑफ टीचिंग हमने बताया, अभी पहले इवैल्यूएशन हमने समझाया, फिर उसके बाद आपको कहा क्या? क्वेश्चन बताइए, बनाइए इसका, राम वाला जो क्वेश्चन था, है ना। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी को जानने के लिए आवश्यक है वो क्या कहलाएगा? हमारा फैक्ट। अब उससे विद्यार्थी को क्वेश्चंस करना है तो उसमें अपने फैक्ट को लगाना। तो वहां पर किसकी जरूरत होती है आपको? कंसेप्ट की। क्योंकि फैक्ट बताने वाला तो ना कोचिंग में ना है, वहां पर थोड़े जाएगा आपके साथ, नहीं। इसके बाद क्या आती है? प्रोसीजर। क्या आती है आपकी? प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या आता है? किसी काम को करने का तरीका, नहीं, किसी काम को करने का तरीका। प्रोसीजर क्या है उसका, है ना। प्रोसीजर क्या है? अब जैसे आलू गोभी की सब्जी बनानी है तो पहले आलू काट लेने चाहिए या गोभी? क्या है? आलू काटना चाहिए। क्या है? बुरा दे। हम इसलिए बोल रहे, देखिए हम विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी के पर्सपेक्टिव है, शिक्षक के पर्सपेक्टिव पूछे हैं। अगर आप गोभी पहले काटते हैं और उसको फ्राई करने के लिए डाल देते हैं पैन में, तब तक आलू आप काट सकते हैं। लेकिन पहले आलू काटेगा तो फिर वो तब तक पैन ऐसा चढ़ा हुआ है बेचारा कि कब गोभी डाले। ये कल भाई को सिखा के आया। आप विद्यार्थी है तो आपको पता होना चाहिए, खाना तो बनाना होगा ना, है ना, क्योंकि भाभी तो है नहीं, और भाभी है भी तो उस पर डिपेंड नहीं होना है, नहीं तो लोग क्या क्या करेंगे आपको, फिर घुमाना शुरू करेंगे। तो क्या करना चाहिए? पहले आप गोभी काटिए, पहले आप आलू काट रहे हैं इसमें, और गोभी को पैन में डालिए फ्राई होने के लिए, और तब तक आप आलू काटिए, आलू टमाटर जो काटना है काटिए। जब तक ये कटिंग होगी तब तक वो फ्राइड हो जाएगा, वो निकलेगा और ये सारा इन हो जाएगा। और जब तक उधर भून रहे हैं सब्जी को तब तक क्या करिए? आटा गूंथिए, बैठिए मत, क्योंकि बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेट ना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन क्या है पढ़ाई में भी है, सेम चीज क्या है पढ़ाई में भी। कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए आपका? प्रोसीजर देखा आपने कि अगर हम सभी चीजों को पढ़े तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन करने में बहुत समय लगेगा और हो सकता है क्वेश्चन गलत भी हो जाए सभी चीजों को देखने के चक्कर में। लेकिन अगर प्रोसीजर को हमने ठीक कर लिया है तो क्वेश्चन अभी भी तो गलत हो रहे थे क्या? क्या पंडित जी, घर पर भी क्वेश्चन किए तो गलत हो रहे थे क्या? अब घर पे भी करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, क्योंकि आपको क्या पता है? प्रोसीजर। और मेटा का मतलब होता है, मैंने पहले सिखा दिया है, मेटा एजुकेशन मतलब ज्ञान का ज्ञान, है ना। मोटा ज्ञान, मोटा का मतलब मेटा, मोटा का मतलब क्या? मेटा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए इसको पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड टीचिंग? अच्छी टीचिंग के लिए क्या क्या चाहिए भाई? दो इधर होंगे, कुछ उधर भी होंगे अभी। पहला है रिस्पॉन्सिव ह्यूमन इन्वायरमेंट टू फोस्टर एक्सप्लोरेशन। ऐसा वर्ड लिख जाए दिमाग है ऑफ कर जाए। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण। हमेशा जब टीचिंग कर रहे हो तो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तभी आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने कहा कि सर एक नया तरीका ढूंढे क्वेश्चन करने का, हम बोले दूर राख रहे भाई अपन। हाँ,
तो अगर हम रख देंगे फोन वहां पर, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोरेशन बंद, अन्वेषण खत्म। तो अच्छी टीचिंग में क्या होना चाहिए? सबसे पहले रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरनमेंट टू फॉस्टर क्या? एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अगला है एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड एंड द ग्रुप, बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रति संवेदिता। जो आपकी रिस्पॉन्स होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही होना चाहिए रिस्पॉन्स। अगर वो गलती कर रहा है तो गलती डांटे उठाएंगे। मेरे में यही खराबी, इस वजह से लोगों को बुरा लग जाता है मेरे पास। कोई आप मेरे दुश्मन नहीं कि मैं आपको गोली मारना चाहता हूँ, भैया आपने ही सारा चीज दिया तब ना मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप चाहेंगे कि भाई मैं गलती करते रहो और ये देखते रहे, ऐसा हमसे होता ही नहीं। यही चीज हमारे खराबी है ना। दो चीज खराबी है, खाना आप बना के दे दे और खराब बनाए तो मैं कह नहीं सकता कि आप सही बनाए, कहा ही नहीं जाता हमको, सीधे कह देते कि नहीं नहीं बहुत खराब है। कौन बनाया रे पागल आदमी, सब ये सब कौन डाला है ना। तो ये मेरी आदत है, क्योंकि भाई एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ये नहीं गलत दे रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं उनको बुरा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अगर बुरा और अच्छा की बात कर लेंगे ना तो वहां पर क्या हो जाएगी? चीजें बायसनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बायसनेस। सेम चीजें, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होनी चाहिए। मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतर व्यक्तिक संबंध बनाए रखना। सख्त शिक्षण योजना का कठोर अनुवर्तन, स्ट्रिक्ट होने चाहिए रूल। रूल कैसे होने चाहिए? स्ट्रिक्ट होने चाहिए। कभी भी अच्छे शिक्षण के लिए स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। क्या रूल कैसे होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। अभी हमने पढ़ा था, ई ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। ई जहां जहां उसको काट दीजिए, क्योंकि एक सरा आम पूरे टोकरी के आम को सरा देगा। तो एक गलत ऑप्शन जिसके साथ भी मिलेगा वो सब गलत है, चाहे वो भले ही सही क्यों ना हो, उसके साथ हम नहीं जाएंगे। तो ये गलत है। ये चीज सिखाता है आपके नैतिक मूल्यों को कि जो गलत व्यक्ति के साथ हो उससे साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो गलत व्यक्ति के साथ हो उससे साथ दोस्ती नहीं करने, भले ही वो कितना अच्छा आदमी क्यों नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए बी सी डी, आंसर खत्म, है ना। आंसर खत्म, क्योंकि ई गलत था, ई के साथ जाएंगे नहीं, ई के साथ नहीं जाएंगे तो किसके साथ जाना पड़ेगा? ए बी सी डी के साथ। ठीक है, इस तरह से कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल। चीजों को क्या कर देना? आसान बना देना। अभी मैंने इसलिए सारा ऑप्शन पढ़ा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। मैं जब क्वेश्चन करने बैठूंगा तो मैं ई को ही देखूंगा, ए बी सी डी को नहीं देखूंगा, उससे ज्यादा हमको मतलब नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरी नजर जब भी बहुत सारे ऑप्शन हो, तो मैंने कहा था कि या तो गलतियों को हटाइए या तो सही को जोड़िए। सही चीजों को जोड़ने में क्या लगेगा? समय लगेगा। गलती को जोड़ने में नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब टाइम पास करते हैं मोबाइल पर, ये सबको पता है ना क्या। और इसको हटा सकते हैं, लेकिन सही सही चीजों को, अब गौतम बुद्ध बन जाना है, ऐसा बनना संभव है क्या? भाई विवेकानंद सर बन जाना है, नहीं संभव है, किसी की भी नहीं उस पकड़। क्योंकि आज के मानव का माइंड क्या है? विलक्षण है, विलक्षित होता रहता है, इधर उधर घूमता है। तो उनकी क्या थी? एकाग्र थी, है ना। तो क्या करना है? गलत ऑप्शन को हटाइए, सही आंसर के साथ आगे बढ़ जाइए, खत्म कहानी करिए। ठीक है, अभी यहीं तक, ठीक है, आगे कल, है ना। थोड़ा सवेरे आएगा क्योंकि लेट हो जाता है, 8 बजे, मतलब 8 बजे शुरू कर दीजिए, ताकि क्या होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह से रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास भी एकदम शॉर्ट टाइम मिलता है ना। क्लियर? क्या मजा आया ना क्वेश्चंस करके? क्वेश्चंस बड़ा आसान होता है। हमेशा क्या रहना है वहां पर? अडिग होके खड़े रहिएगा। अगर जो प्रैक्टिस के लिए हम दिए हैं ना, ये भी अगर 1 महीना प्रैक्टिस करके जाइएगा तो नेट एटलीस्ट निकाल के आइएगा आराम से खाली। और आप नहीं निकाल के आते हैं तो कभी जब वहां से एग्जाम दे के आइएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, फिर देखिएगा करके तो लगेगा कि हम निकाल सकते थे। गलती कहाँ हो जाती है? तो वहां पर समय एकदम सीमित रहता है ना, और बहुत सारा वेरिएशंस है वहां पर। तो वेरिएशंस की वजह से उसी वेरिएशंस को क्या करना है? कम करना है, कोशिश करना। क्या माइंड क्या हो? वेरिएट, कम से कम। ठीक है, आगे कल बात करेंगे टीचिंग के ही आए कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसको खुद से सॉल्व करिए उठा के। ठीक, जिसके पास हार्ड कॉपी में है ठीक है, जिसको दिक्कत है आप संपर्क करिए, हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिल जाएंगे तो और आसान हो जाएगा।
है ना। अभी पैसा खूब खर्च करें किस पर, किताब और कॉपी पर, ताकि आगे क्या हो सके, वही किताब और कॉपी आपको क्या कर सके, पैसा बटोर बटोर कर दे सके, है ना। क्लियर, चल चलते हैं अगले सेशन में।